जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में जैसे मैंने आप लोग को बताया था कि चैप्टर 1 को 3 पार्ट में कवर करेंगे। तो पार्ट 1 पार्ट 2 आपके चैनल पे क्या है, अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ये पार्ट 3 है और ये लास्ट पार्ट है। ठीक है, चलिए। तो पार्ट 1 पार्ट 2 ख़त्म करके ही ये पार्ट 3 की आप वीडियो देखिएगा, मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है। चैनल में जाएंगे, चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो उसमें जाएंगे तो चैप्टर में पहला पार्ट दूसरा पार्ट अपलोड है पूरा। उसको पहले विधिवत पढ़ लिए होंगे, मैं आशा करता हूँ दोहरा लिए होंगे, तब जाके तीसरा पार्ट देख रहे होंगे। चलिए तीसरे पार्ट में चलते हैं। क्षेत्रफल सदिश होता क्या है, वेक्टर ए इक्वल टू एन कैप ए। अगर इसके फिगर की बात करें तो इसमें एक समतल एरिया ए लेते हैं जिसकी दिशा एन कैप होती है, तब वेक्टर ए इक्वल टू एन कैप ए होता है। याद रखेंगे, इसको कहते हैं एरिया वेक्टर क्षेत्रफल सदिश। जहाँ कहीं भी वेक्टर ए आएगा एन कैप इंटू ए लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आती है घन कोण सॉलिड एंगल। इसको प्रस्तुत करते हैं ओमेगा से। डी ओमेगा होता है डी ए अपन आर स्क्वायर, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। और ये आपको याद रखना होगा कि ओमेगा इक्वल टू 4 पाई स्टेरेडियन होता है। और इसको अगर एंगल के रूप में लिखना चाहें तो डी ओमेगा डी ए का सीटा अपन आर स्क्वायर लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा कि जहाँ वेक्टर ए आएगा वहाँ एन कैप इंटू ए। इस फिगर को दिमाग में रखिएगा, इस फिगर का भी यूज़ है, इसलिए सबसे पहले टॉपिक मैंने यही रखा है। घन कोण का भी यूज़ है, जहाँ डी ओमेगा आएगा डी ए अपन आर स्क्वायर रखा जाएगा, जरूरत पड़ेगी तो 4 पाई रख दिया जाएगा। एंगल की बात होगी तो डी ए का सीटा अपन आर स्क्वायर का यूज किया जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर। चलिए एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक वैद्युत फ्लक्स, चलिए देखते हैं। मैं पहले आपको बता दूं कि एक चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसकी हर एक टॉपिक को एकदम ध्यान में रखकर इंपॉर्टेंट टॉपिकों को ही इस चैप्टर में लिया गया है। इसमें कोई भी अदर टॉपिकें या जो एग्ज़ाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है वो नहीं ली गई हैं। एकदम जो एग्ज़ाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वही टॉपिकें ली गई हैं। चलिए वैद्युत फ्लक्स, तो पार्ट 1 पार्ट 2 देखकर ही पार्ट 3 आप देखिएगा वीडियो को। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होंगी वैद्युत के बारे में, चार्ज के बारे में, ये पार्ट 1 पार्ट 2 में विधिवत बता दिया गया है, तब आप पार्ट 3 का वीडियो देखिएगा। चलिए एक फिगर आप लोग देख रहे होंगे, एक वैद्युत क्षेत्र आपको दर्शाया गया होगा। वैद्युत क्षेत्र, इस पर एक पार्टिकल लिया गया है। पार्टिकल क्या कर सकते हैं, इसको अवयव कहा गया है, डी ए लिया गया है, जिसका क्षेत्रफल सदिश डी ए वेक्टर है और ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। इस फिगर को दिमाग में रखते हुए इस थ्योरी को आप ध्यान में रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, देखिए वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं संख्याओं की माप है, इसे फाई ई से निरूपित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। अगर वैद्युत फ्लक्स की कोई परिभाषा पूछे तो आप क्या लिखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। इसे निरूपित किससे करते हैं, फाई ई से। यह एक अदिश राशि है। चलिए चित्र की बात करें तो चित्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र बल द्वारा, ये जो एक समान वैद्युत क्षेत्र है इसको बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब ये मत पूछेगा कि वैद्युत क्षेत्र क्या है, वैद्युत बल रेखाएं क्या हैं। इसकी विधिवत चर्चा पार्ट 1 पार्ट 2 में की गई है। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने आपको कहा है कि पार्ट 1 पार्ट 2 देखने के बाद ही पार्ट 3 को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, देखिएगा, तभी आपको फायदा होगा। चलिए, तो वैद्युत क्षेत्र वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया गया है। डी ए एक पृष्ठ अवयव है, देखिए यहाँ पर है, ये डी ए है, इसकी दिशा डी ए वेक्टर है, जिसको हाँ डी ए से निरूपित किया गया है। यही मैंने आपको बोला। माना कि पृष्ठ और डी ए की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र ई है, तब स्केलर गुणन ई डॉट डी ए अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स है। फाई ई इक्वल टू, इसको लिखने का तरीका है समाकलन ऑफ ए ई डॉट डी ए, यही है संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। और इन्होंने क्या कहा है कि जहाँ समाकलन ऑफ ए संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकल है, मैथ में पढ़े होंगे समाकल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यदि वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ से बाहर निकल रही हैं तब तो वैद्युत फ्लक्स फाई ई धनात्मक होगा। अगर यदि वो पृष्ठ में प्रवेश कर रही हैं तो फाई ई ऋणात्मक होगा। ये भी थोड़ा सा एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, इस बात को भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। चलिए चलते हैं। इस प्रकार वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र के अविलंब घट के पृष्ठ समाकल के बराबर होता है। वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर लिखा है। यदि वैद्युत क्षेत्र में स्थित एक बंद पृष्ठ है, इन्होंने एक शर्त रखी है, यदि बंद पृष्ठ है अर्थात ये किसी आयतन को परिबद्ध कर रहा है, जैसे वायु से भरा गुब्बारा है, तब वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। मैंने देखिए इस पेज में हमने क्या बताया, ये कोई एक बंद पृष्ठ नहीं है, तो यहाँ पर ऐसा कोई भी चिन्ह नहीं लगाया गया है। लेकिन अगर बंद पृष्ठ होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक बंद पृष्ठ की तरह निशान लगेगा,
इस तरह लगेगा। इस पे एक गोला खींचेंगे बंद पृष्ठ के लिए। अगर पृष्ठ इस तरफ खुला होगा, ओपन होगा, तब इस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर बंद पृष्ठ होगा तो इस पर बंद पृष्ठ का एक निशान बनाएंगे। चलिए, वो चीज़ यहाँ पर लिखा गया है। तो इसने कहा है कि यदि थीटा कोण बनाता है तो ई डी ए कास थीटा हो जाएगा, फाई डी ई डी ए कास थीटा। इसको डाट में लिखेंगे तो ई डाट ई हो जाएगा। अगर साइन थीटा होता तो क्रॉस होता। विशेष स्थितियाँ की बात करें, देखिए पूरा समाकल तो ए ही होगा, ये तो छोटा छोटा पार्ट है। विशेष स्थितियाँ के बाद, अच्छा ये प्रोसेस समझ में आया कि नहीं। फाई ई इक्वल टू समाकलन आती है ई डॉट डी ए, ई डी, देखिए फाई की वैल्यू ई डॉट डी ए इक्वल टू कास थीटा, इसको फाई ई कहते हैं। ई डी ए, ई कास थीटा क्या है, ये अचर है, और डी ए क्या है, चर है, वेरिएबल है। तब इसका क्या हो जाएगा, ये तो नियतांक है ना, बाहर आ जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा। इसका पूरा एरिया ए है, ई ए कास थीटा, ठीक है। यदि थीटा बराबर 0 तो फाई इक्वल टू ई ए, थीटा बराबर 90 तब ई इक्वल टू 0। विशेष स्थितियाँ हैं। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताया गया है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलम्ब -1 है ये, EML T पावर -3 A पावर -1। ये भी एक नंबर में पूछ सकता है, तो उसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक खत्म हो गई। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गाउस की प्रमेय। चलिए इसको भी देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाउस की प्रमेय, ध्यान से देखिएगा। इसको गॉस की प्रमेय अथवा गॉस के नियम कहते हैं। ये तो जरूर किसी न किसी सेट में, क्या 2-3 सेट में 7 सेट बनते हैं आपके। एक तो जैसे 12th का एग्जाम आपको देंगे तो 7 सेट बनेगा, इसमें हर सेट में भी मिल सकता है, कम से कम आपको ये मिल ही जाएगा गॉस की प्रमेय तथा गॉस का नियम, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फिगर दिमाग में ध्यान में रखिएगा, परिभाषा रखिएगा। जो चीज़ जिस लैंग्वेज में लिखना है वही सेम चीज़ एकदम मैंने सेम चीज़ इसमें लिखा है, ठीक है। चलिए, परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत ही गॉस की प्रमेय तथा गॉस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी ये परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में पूछी जाती है। पूरा पूछेगा, सिद्ध करना है तो ये तो पूरा थ्योरी है पूरा, ठीक है। अगर परिभाषा पूछेगा तो इतना लिख के ये चीज़ लिख देंगे, हो जाएगा। यदि किसी बंद पृष्ठ ए से परिबद्ध आवेश क्यू है तो इससे निरूपित विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू Q/ε0 गुना होता है। ये गॉस की प्रमेय है। लिखना कैसे है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध नेट आवेश क्यू का 1/ε0 गुना होता है। 1/ε0 गुना दिख रहा होगा आपको, परंतु बंद पृष्ठ से परिबद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होता है, फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, तो इसके बराबर हो जाएगा फाई डॉट, इसको ये क्लोज ई डॉट डी इक्वल टू Q/ε0, जहाँ ε0 निर्वात वायु की वैद्युतशीलता है। यह गॉस की प्रमेय का कौन सा रूप है, समाकल रूप है ना। यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा है तो समाकल रूप है। उपपत्ति, चलिए अब इसको सिद्ध करते हैं। इस सिद्ध कैसे करेंगे, सिद्ध करने के लिए फिगर अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए, फिगर में बीच में इसमें आपको थ्योरी के साथ साथ दिखाता रहूँगा। देखिए, माना कि एक बिंदु आवेश प्लस क्यू, किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। एक बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। माना कि इस पृष्ठ पर बिंदु पी के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल अवयव डी ए है। यहाँ पर ध्यान देखिएगा। माना कि OP इक्वल टू आर, OP क्या है आप बताइए, OP इसकी त्रिज्या है, R है। क्षेत्रफल अवयव DO को पृष्ठ पर अविलंबित खींचे गए वेक्टर DA से निरूपित कर सकते हैं, बिल्कुल DA से निरूपित कर सकते हैं। तब इसने कहा रहा है कि क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला बाहर की ओर दिष्ट वैद्युत फ्लक्स, आप जानते हैं फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए कास थीटा, अभी वैद्युत फ्लक्स में बताया मैंने। अब थीटा क्या है, E और DA के बीच का कोण है, E और DA के बीच का थीटा, ये जो कोण है उसी को कह रहा है कि जहाँ थीटा क्या है, वेक्टर ई डॉट DA के बीच का कोण है। चूंकि हम जानते हैं कि E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ये कहाँ से आया, वीडियो को फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमने जब निकाला था तो इसमें ये डिराइव किया था कैसे आएगा, ठीक है। तो E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², यहाँ पर E की वैल्यू रख देंगे, E की वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा, डी फाई इक्वल टू Q/ε0, ये तो बाहर आ जाएगा, डी ए कास थीटा अपन आर। देखिए डी फाई यहाँ था ना, डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, ई की वैल्यू इतना है, यहाँ पर ई की वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा, ये डी ए कास थीटा तो सेम है, डी ए कास थीटा सेम है, लेकिन 1/4πε0 Q/r², देखिए ये Q/4πε0 r², ये वाला टर्म जुड़ गया है, इसमें गुणा हो गया, ठीक है। समझ रहे हैं इतना बात। चलिए, अभी मैंने शुरुआत में घन कोण के बारे में बताया, तब आपको बताया था ना कि डी ए कास थीटा अपन r² को डी ओमेगा लिखेंगे, अभी बताया 5 मिनट पहले जो फर्स्ट पेज में था। क्षेत्रफल अवयव डी ओ बिंदु पर अंतरित घन कोण है, घन कोण के बारे में मैंने शुरुआत में ही बताया, क्षेत्रफल सदिश के बारे में, घन कोण के बारे में।
मैंने बताया था कि जहाँ डी ए का सीटा अपन आर स्क्वायर आएगा वहाँ डी ओमेगा रखेंगे। पूरे क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 4 पाई रख देंगे। इसका 4 पाई भी मान होता है, 4 पाई भी रखेंगे आगे। अभी इसका मान डी ए का सीटा अपन आर स्क्वायर, वहाँ डी ओमेगा रख दें, यहाँ पर डी ओमेगा रख देंगे। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए डी फाई ई इक्वल टू क्या है, डी फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4 डी ओमेगा। देखिए इस पेज पे देखिए, यहाँ पर क्यू अपान 4 था ही, इसकी वैल्यू डी ओमेगा रख दी गई है, यहाँ पर सेम वही लिख दिया गया। अब संपूर्ण पृष्ठ ए से जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब वो तो एक छोटे से क्षेत्रफल के लिए डी ए के लिए निकाल रहे थे ना, पूरे से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए क्यू अपान डी ओमेगा। अब बताइए डी ओमेगा की पूरी वैल्यू कितनी होगी, अभी शुरुआत में बताया था 4 पाई होगी, तो इसकी वैल्यू 4 पाई रख दीजिए। 4 पाई यहाँ रखेंगे, जो 4 पाई यहाँ रखेंगे 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, क्यू अपन एप्सिलॉन 0 बच जाएगा। यही तो गॉस की प्रमेय थी, समझ में आया आपको। तो पूरा थ्योरी उपपत्ति इस वीडियो नहीं समझ में आएगा तुरंत बैक कीजिएगा, फिर से देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान से समझ के जाइएगा। फार्मूला पूछेगा क्यू इक्वल टू क्यू अपन एप्सिलॉन 0, फिगर मैंने आपको बता ही दिया, परिभाषा बता दिया, इसको कैसे डिराइव करना है, उत्पत्ति भी बता दिया, कैसे कैसे लिखना है, सारा नोट्स तो आपको दिख ही रहा है, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। टेलीग्राम चैनल बनाने की सोच रहा हूँ, टेलीग्राम एमबीपी इंस्टीट्यूट के नाम से बनेगा, उसमें मैं ये भेज दूंगा, ठीक है। नहीं तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट बिल्कुल ले ही सकते हैं, सामने से तो मैं खड़ा होकर पढ़ा नहीं रहा हूँ, आप लोग बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल एकदम एक्यूरेट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बढ़ें। नेक्स्ट टॉपिक है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। यहाँ तक तो क्लियर आपको हो गया। चलिए गॉस के नियम के अनुप्रयोग, जो देखिए वैसे किताब में तो बहुत दिया है, आपका सिलेबस में केवल 3 है, तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों एकदम बिल्कुल ले लिया गया है, एकदम आपके सिलेबस की चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। चलिए अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक अनंत लंबाई का, ये अनंत लंबाई का एक आवेशित तार लिया गया है, इसके निकट हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो होता क्या है कि गॉस के नियम के अनुप्रयोग जब हम लगाएंगे तो उसके लिए गॉसियन पृष्ठ की आवश्यकता होगी। तो इस पृष्ठ में एक तार तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये पूछेंगे तार के अगर बेलनाकार क्या है, तो ये इसको कहते हैं गॉसियन पृष्ठ। अभी आप इसमें पढ़ेंगे। चलिए देखिए, इस अनुप्रयोग को पढ़ने से पहले एक चीज़ आपको जानना होगा कि आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है। चलिए देख लेते हैं। यदि कोई आवेश Q लंबाई L की किसी रेखा सरल हो वक्र हो एक समान रूप से वितरित हो, जैसे यही तार है, इसमें कोई आवेश अगर एक समान रूप से वितरित हो तो इसके प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश की मात्रा को रेखीय घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा इक्वल टू होता है Q अपान L। Q अपान L का मतलब इसके प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, इसका यूज होगा इस फार्मूले में आगे। चलिए देखते हैं। माना कि अनंत लंबाई का एक समान आवेशित तार, कौन सा तार है एक समान, ये वाला है, आप देख रहे होंगे। फिर कह रहा है कि तार का रेखीय घनत्व लैम्डा कूलम प्रति मीटर है। लैम्डा की वैल्यू रख सकते हैं Q अपान L, जहाँ आएगा रख देंगे तुरंत। माना कि तार के निकट r दूरी पर एक बिंदु P है। कहाँ है बिंदु P, यहाँ पर देखिए, फिगर एकदम देखते चलिएगा। कह रहा है कि r दूरी पर एक बिंदु P है, माना कि P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाला L लंबाई का समकक्ष गॉसियन बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। इसीलिए मैंने आपको पहले ही गॉसियन पृष्ठ के बारे में बता दिया कि यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होंगे कि गॉसियन पृष्ठ क्या है। देखिए जैसे गॉस की प्रमेय पढ़ रहे हैं, तो गॉस की प्रमेय को अप्लाई करने के लिए गॉसियन पृष्ठ की खींचने की आवश्यकता होती है। इसी पृष्ठ को एक गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। वही ये कह रहा है कि इसके समकक्ष मतलब इसके अक्ष के अनुसार, ये जिस अक्ष में है उसी अनुसार एक बेलनाकार पृष्ठ खींचते हैं। तब क्षेत्रफल अवयव डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, डीए कौन है, ये है, पूछ रहा है डीए से वैद्युत फ्लक्स ई डॉट डीए, ई डी का जीरो क्यों, आप बताइए। जब डीए भी सेम दिशा में है, ई भी सेम दिशा में है, तो इन दोनों कोण के बीच का जीरो, का जीरो की वैल्यू 1, ई डीए, ठीक है। अतः गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इक्वल टू ई डॉट डीए। आप जानते हैं डीए क्या है, पूरा एरिया है, या इसके वक्र पृष्ठ की बात करें, एरिया यहाँ पर क्या है इसकी यही वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ होता है बेलन का कितना, 2 पाई आर एल, तो वैल्यू रख देंगे। समाकलनार्थ ए डी ए मतलब क्या, इसका वक्र पृष्ठ पूरा कितना हो जाएगा, 2 पाई आर एल। फाई ई इक्वल टू ई डॉट डी ए में जो पूरा है वैल्यू है कितना है, 2 पाई आर एल है, रख देंगे। ई डॉट डी ए 0, क्योंकि ई और डी परस्पर लंबवत है। कहाँ पर, ये इस वाले केस में ये अगर
लंबवत हैं तो अगर देखिए आप इस पृष्ठ से निकाल रहे हैं, इसकी वैल्यू आ गई फाई इक्वल टू 2πr_l। किस पृष्ठ के लिए? इस वाले पृष्ठ के लिए। अगर ऊपर वाले के लिए निकालना चाहें तो आप बताइए EDA cos थीटा होता है, EDA cos थीटा ही ना होता है वैद्युत फ्लक्स। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो EDA cos थीटा, देखिए इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स दो तरीके से निकालेंगे। देखिए यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ E और DA क्या है, आप बताइए E और DA क्या है? एक दूसरे के समांतर हैं, जिसके कोण के बीच 0 है, इसलिए cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, जिससे पूरा वैल्यू EDA होगा। पूरा DA निकालेंगे, इसका वक्रपृष्ठ है, वैल्यू रख देंगे, इतना आ जाएगा। लेकिन इसके लंबवत सिरों की बात करें तो यहाँ पर ये दोनों लंबवत हैं, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि वैद्युत फ्लक्स होता है E.DA cos थीटा। EDA cos थीटा होगा ना, EDA cos थीटा, cos 90 की वैल्यू 0, तो मतलब इसके जो लंबवत एक घटक है यहाँ पर 0 हो जाएगा। जो पूरा वैद्युत फ्लक्स होगा वो केवल ये वाला होगा। तब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 0। अब संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स कर सकते हैं ना, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स केवल इतना ही होगा, कितना? E इक्वल टू 2πr_l। तब तो गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं फाई E इक्वल टू Q/ε0, और Q की वैल्यू होती है λL। अब ये मत पूछिए कि Q इक्वल टू λL कहाँ से आ गया। यहाँ पर पहले ही मैंने बताया कि λ इक्वल टू Q/L, तो Q की वैल्यू λL। चलिए यही वैल्यू आगे रख दी गई है। फाई E इक्वल टू QL/ε0, समझ रहे हैं कहाँ से? क्योंकि गॉस की प्रमेय अभी हमने पढ़ा है कि फाई इक्वल टू Q/ε0, फिर बताया कि λ इक्वल टू Q/L, तो Q की वैल्यू यहाँ λL रख दी गई है। E इक्वल टू, अब देखिए फाई की वैल्यू अभी हम निकाले हैं E इंटू 2πr_l, निकाले हैं ना यहाँ पर इस पेज में। यहाँ पर फाई E की वैल्यू हमने निकाला है ना, E इंटू 2πr_l, बेलन के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। सेम चीज़ यहाँ रख दिए हैं। हुआ क्या है, आप बताइए क्या हुआ है इसमें? यल से यल कैंसिल हो गया है, यल से यल कैंसिल हो गया है। E इक्वल टू, इसको इधर भेज दिया गया है, λ/2πε0r, r है ना यहाँ पर, इसी को इस रूप में लिख दिया गया है 1/4πε0। 2, देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 ही बचेगा, तो नीचे 4 कर दिया गया है, ऊपर 2 कर दिया गया है, बार बराबर काट देंगे, इतना ही वैल्यू आएगा। इसी को इस रूप में लिखा गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू हम इसको 9 × 10⁻9 लिख देंगे ना, तुरंत 1/4πε0 की वैल्यू तुरंत लिख देंगे, इसीलिए यही सेम चीज़ को इस रूप में लिख दिया गया है। ठीक है, समझ रहे हैं? वेक्टर रूप में लिखेंगे 1/4πε0 2λ/r, r कैप, ये तो यूनिट वेक्टर है। अब ये मत कहिएगा r से r कैंसिल हो जाएगा, ये वेक्टर है, इसकी वैल्यू 1 है, ये अभी भी यही सेम लिखा गया है, वेक्टर रूप में लिखा गया है। ठीक है, चलिए दूसरा चलते हैं। अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। इसके बाद एक और है, खत्म, पूरा चैप्टर ही खत्म, ये पार्ट 3 था। देखिए पूछा है कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की उन्होंने बात की है। तो एक समतल चादर लिए हैं, मैंने पहले ही बताया था कि अगर आप गॉस का नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं तो एक गॉसियन बेलन खींचना ही होगा। ठीक है, एक उसको गॉसियन पृष्ठ बोलते हैं। अब चूंकि यहाँ पर बेलन बनाना पड़ा तो उसको पृष्ठ को ही बेलन बोल दिए। ठीक है, यहाँ पर भी वैद्युत फ्लक्स देखिए दोनों सिरों से निकालेंगे, जो आएगा जोड़ देंगे, निकाल देंगे, सेम वही बात है। वहाँ पर देखिए ये बेलन क्या था, उसके अक्ष के अनुदिश था, इस तरह था, तो उसके जो क्षैतिज दिशा में था ऊर्ध्वाधर था, दोनों जोड़े थे। इसमें दोनों क्षैतिज दिशा में है, ऊर्ध्वाधर में कोई नहीं है, तो दोनों जोड़ेंगे, देखते हैं क्या होता है। चलिए कह रहा है कि देखिए जिससे वहाँ पर हम क्या पढ़े थे अभी आपको, आवेश का रेखीय घनत्व ना लैम्डा, देखिए ऊपर ही था आवेश, यहाँ पर इसमें पढ़ेंगे आवेश का पृष्ठ घनत्व। जैसे वहाँ आवेश का रेखीय घनत्व पढ़े थे लैम्डा, यहाँ पर पढ़ेंगे पृष्ठ घनत्व। वहाँ पर प्रदर्शित किया जाता था लैम्डा से, यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा सिग्मा से, सेम बात है। कह रहा है कि यदि कोई आवेश Q किसी पृष्ठ क्षेत्रफल A पर समान रूप से वितरित हो तो उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में विद्यमान आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व तथा आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। देखिए कंफ्यूज मैं नहीं कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ेंगे तो मजा आएगा। वहाँ पर कहा रहा था कि प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, यहाँ पर कर रहा है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। तो लंबाई की बात किया तो नीचे यल था, एरिया की बात कर रहा है तो नीचे ए हो जाएगा। प्रदर्शित करते हैं सिग्मा से, सिग्मा इक्वल टू Q/A, रटने वाली कोई बात ही नहीं है, सेम चीज़ है। चलिए कह रहा है कि माना कि अनंत विस्तार की एक समान धन आवेशित अचालक समतल चादर के तल पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, जो कि अभी हमने निकाला। अनंत विस्तार की एक समान धन आवेश चालक के निकट चादर r दूरी पर एक बिंदु P है। चलिए देखते हैं कहाँ है r दूरी। यहाँ पर कह रहा है कि r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चलिए ठीक है,
माना कि चादर पी, पी कंफ्यूज नहीं मत होइए, पी यही है पी, ये पी डैश है, ये पी है, ठीक है, दोनों सिरों पे निकालेंगे, ये पी है, ये पी डैश है, आर दूरी पर है यहाँ से। चलिए ठीक है, माना कि चादर के दूसरी ओर पी के सममित बिंदु पी डैश है, बिल्कुल भाई दूसरे सिरे पर भी है। हम चादर के आर पार एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जो कि बनाया गया है ऑलरेडी, ठीक है। चादर समतल आवेशित, देखिए समतल आवेशित है, समतल भी है, आवेशित है, इसको धन आवेश मान लिया गया, इसलिए चादर को धन आवेशित दिखाया गया है। इस बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल ए है, बिल्कुल है, तभी तो हम क्यू अपान ए लिखे हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं इसको, नेक्स्ट पेज पे। अब बेलन के दोनों सिरे से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स, आप बताइए इस बेलन के दोनों सिरों से यहाँ का भी ई डॉट डी ए हो जाएगा, यहाँ का भी ई डॉट डी ए हो जाएगा। देखिए यहाँ का भी ई डॉट डी ए, उस का भी ई डॉट डी ए, क्योंकि दोनों ई डॉट डी ए दोनों केस में समांतर हैं, तो दोनों में देखिए का जीरो वैल्यू 1 हो जाएगी, ई ए जोड़ के 2 ई ए हो जाएगा। अब बताइए यहाँ पर क्या है कि ई डॉट डी ए के बीच का दोनों का कट जीरो है, दोनों का कट जीरो है। वहाँ पर इसके पहले वाले में क्या था, जो ऊर्ध्वाधर लाइन थी उसमें कोण 90 हो गया था, तो एक सिरे वाला जीरो हो गया था। लेकिन यहाँ पर दोनों में से कोई जीरो नहीं होगा, क्योंकि ई डॉट डी ए के बीच का दोनों का कोण कितना है, जीरो है, तो काश जीरो की वैल्यू 1। अगर ये लंबवत होता तो काश 90 की वैल्यू जीरो हो जाती, ये जीरो हो जाता। यहाँ पर दोनों जुड़ जाएंगे, कैसे जुड़ेंगे देखिए यहाँ पर, हाँ ये जान देखिए संपूर्ण ई कॉमन हो जाएगा, संपूर्ण डी ए की वैल्यू ए, यहाँ पर ए की वैल्यू नहीं रख रहे हैं इसके बेलन की, यहाँ पर इसको इसी रूप में सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे एरिया से एरिया कट जाएगा। देखिए यहाँ पर रहिए, एरिया से एरिया कट जाएगा, इस फार्मूले में एरिया का कोई यूज ही नहीं है। तो देखिए वहाँ पर तो हम 2πr एरिया की जगह रख दिए थे वक्र पृष्ठ, तो वहाँ पर उसका यूज़ था, यहाँ पर कोई यूज़ नहीं है इस टर्म में। मतलब ये है कि इसका वैद्युत क्षेत्र इसके एरिया पे डिपेंड ही नहीं है, तो इसकी वैल्यू रखकर यहाँ पर क्या करेंगे, जब ए कैंसिल ही हो जाना है तो यहाँ पर इसलिए पूरा देखिए डी ए मतलब छोटा सा पार्ट के पूरा ए क्या हो जाएगा, ए रख दिए हैं, 2a हो जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा है कि गॉसियन पृष्ठ के वक्री पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स सुन लें। हाँ, उसके जितने भी वक्री पृष्ठ होंगे, क्योंकि इस पे सभी ई और डी ए क्या होंगे, लंबवत होंगे, अतः गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके केवल सिरों से होगा। कौन कौन, ई ए, एक देखिए एक इधर वाला और एक इधर वाला। इसके वक्री पृष्ठ से क्षेत्रफल जो गुजरेगा, इसके वक्री पृष्ठ से जो गुजरेगा वो उसमें ई डॉट डी ए लंबवत हो जाएंगे, जिसके कारण सब जीरो हो जाएगा, लेकिन इसके सिरों से जो गुजरने वाला है दोनों जुड़ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ वहाँ पर लिखेंगे। तो फाई इक्वल टू 2EA हो जाएगा, परंतु गॉस की प्रमेय से फाई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होता है, तो रख देंगे जहाँ क्यू है, और जहाँ क्यू की वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पर देखिए सिग्मा ए। अब यहाँ सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए है, क्यू की वैल्यू सिग्मा ए रख दिया गया है इसी में। फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन 0 होता है, क्यू की वैल्यू सिग्मा ए रख दिया गया है। चूँकि फाई ई की वैल्यू अभी हमने निकाला 2EA रख दिया गया है। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, देखिए एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, इसलिए एरिया की वैल्यू नहीं रख रहे थे, ई इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0 हो गया। इसमें आर नहीं है, इसका मतलब चादर के निकट सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है। देखिए इससे पहले जो निकाले थे उसमें आर था, देखिए इसमें आर था, देखिए यहाँ पर आर है, लेकिन इस फार्मूले में निकाले मतलब आर पे कोई डिपेंड ही नहीं है, इसके सभी जगह वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, लेकिन यहाँ एरिया पर डिपेंड करेगा। ठीक है, किसके लिए, ये किसका था, अनंत आवेशित लंबाई के एक समान सीधे तार के लिए था। लेकिन अगर बात करें अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर के लिए, तो एरिया पे डिपेंडेंट नहीं है, त्रिज्या पे डिपेंडेंट नहीं, एरिया पे भी डिपेंडेंट नहीं है, एरिया का भी कोई वो नहीं है। ठीक है, एरिया से एरिया कैंसिल हो गई, तो ये चीज़ था। चलिए लास्ट वाला बचता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, तीनों इंपॉर्टेंट था, जो इंपॉर्टेंट था एकदम बिल्कुल करा दी। ये वाला और इम्पॉर्टेंट है, इसकी 3 केस है, तीनों केसों को देखेंगे। एक समान रूप से आवेशित गोली कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अगर गोली कोष का नाम ले ले तब भी, बिंदु आवेश के कारण भी बोले तभी आप यही फिगर बनाएंगे। फिगर थोड़ा सा गड़बड़ बनाया है मैंने, गोला प्रकार से नहीं बनाया है, लेकिन आपको करना क्या है, आप जब बनाएंगे तो आप विधिवत पेंसिल से बनाएंगे। वहाँ पर एग्जाम में पेन से भी बना सकते हैं, लेकिन देखिए पेन से गड़बड़ी हो जाएगा तो आपकी कापी जो है वहाँ ख़राब लगेगी, कट कुट करेंगे। ठीक है, उसमें कट कुट नहीं करना है वहाँ पर। यहाँ पर क्या करना है आपको, मैंने तो यहाँ से एक पेन से केवल बना दिया है रफली, आपको समझाने के लिए, गोला प्रकार का यूज़ नहीं किया है, लेकिन वहाँ आप ऐसा फिगर नहीं बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर तो केवल आपको समझना है, वीडियो में समझ के अपना कर लेंगे काम, लेकिन फिगर थोड़ा अच्छा सा अट्रैक्टिव बनाएंगे।
और ऐसा नहीं कि पेन से ख़राब हो जाएगा उसको कट कर देंगे, कट करेंगे बेकार लगेगा। और उसमें क्या करना है, पेंसिल से बनाना है, रबड़ लेकर जाना है, आप मिटा भी सकते हैं, विधिवत उसको बनाएंगे फिगर को। तो इस फिगर को मत देखिए, बस इस तथ्य को समझिए कि कहना क्या जाता है। चलिए, माना कि आर त्रिज्या का एक विलगित गोली कोष है, इस कोष की बात हो रही है, जिस पर आवेश प्लस क्यू है भी, है ना प्लस क्यू उसके चारों ओर। एक समारोह से हमें इस कोष के बाहर, कोष के पृष्ठ पर, कोष के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। मैंने बताया ना कि इसमें 3 केस है। कौन कौन सी केस है? कोष के बाहर बोलेगा, कोष के पृष्ठ पर बोलेगा, कोष के भीतर बोलेगा। अब देखिए, कोष के पृष्ठ पर जब बोलेगा, देखिए कोष के पृष्ठ भी बोलेगा तो इसकी बात हो रही है। अगर कोष के बाहर बोलेगा तो इसकी बात हो रही है, कोष के अंदर बोलेगा तो इसकी बात हो रही है। ठीक है, 3 केस है, इसलिए 3। एक तो पृष्ठ पर बोलेगा तो पृष्ठ पर यही निकालेंगे, इसलिए इसमें 3 गोला खींचा गया है। क्यों बताइए? एक तो ये मेन गोला है, मेन गोला के बाहर इसने बोला है बाहरी कोष पर, तो इसलिए इसको खींचने की जरूरत पड़ी। इसने बोला अंदर वाली कोष पे, इसलिए इसको खींचने की जरूरत पड़ी। समझ रहे हैं? तीनों केस पूछता है, बाह्य बिंदु पर पूछेगा, आंतरिक बिंदु पर पूछेगा, कोष पर पूछेगा, इसलिए तीनों को कवर इस वीडियो में एकदम विधिवत कर दिया गया। आप उसकी चिंता मत कीजिए। पहली केस बाह्य बिंदु पर। चलिए देखते हैं बाह्य बिंदु पर कितना आता है। माना कि आवेशित कोष के केंद्र O है, यहाँ पर देख रहे हैं, जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, हम बिंदु पर P से गुजरने वाला, P कहाँ गया बिंदु? यहाँ है, P से गुजरने वाला बाह्य बिंदु पर ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पर बाह्य बिंदु पर आर त्रिज्या का एक संकेंद्री पृष्ठ, गोली पृष्ठ खींचते हैं, खींचना ही पड़ेगा। आर त्रिज्या का भाई बाह्य बिंदु पर निकाल रहे हैं तो बाह्य बिंदु के लिए गोला खींचना पड़ेगा। आंतरिक पे निकालेंगे, आंतरिक के लिए खींचना पड़ेगा आगे। अभी पृष्ठ पर निकालेंगे तो पृष्ठ पे खींचने की जरूरत ही नहीं है, पृष्ठ पर तो इसी गोले से काम हो जाएगा। तो बाह्य पृष्ठ के लिए एक आर त्रिज्या का पूछ रहा है संकेंद्री गोली पृष्ठ, मतलब समझ रहे हैं, केंद्र समान हो, केंद्र अलग नहीं होना चाहिए, केंद्र एक ही होना, उसी को संकेंद्री बोल रहा है, जिसे गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। भाई मैंने आपको बताया कि गॉस का नियम पढ़ रहे हैं, तो अनुप्रयोग जिस पृष्ठ को खींचेंगे उसको गॉसियन पृष्ठ ही बोलेंगे, क्योंकि टॉपिक गॉस के प्रमेय के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो इस पृष्ठ को क्या बोलेंगे? गॉसियन पृष्ठ बोलेंगे। चलिए, हम गॉसियन पृष्ठ पर, गॉसियन पृष्ठ, अच्छा भाई इसमें से गॉसियन पृष्ठ कौन है? ये है, ये तो ओरिजिनल है। भाई आंतरिक के लिए जो गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे वो स्मॉल आर त्रिज्या का होगा, कैपिटल आर त्रिज्या का इसने खींचा है, और ये जो त्रिज्या का होगा स्मॉल आर का खींचा है, 2 गोला है, दोनों को गॉसियन पृष्ठ बोलेंगे। अभी बाह्य बिंदु पर निकाल रहे हैं तो किस पृष्ठ की बात हो रही है? बाहर वाली की बात हो रही है, अंदर वाली की नहीं। आंतरिक बिंदु पर निकालेंगे तब बोला जाएगा गॉसियन पृष्ठ, तब आप इसके बारे में सोचेंगे। चलिए, बिंदु के चारों ओर एक क्षेत्रफल अवयव डीए पर विचार करते हैं। कहाँ है डीए? यहाँ पर है। इस अवयव पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई है, दोनों बाहर की ओर त्रिज्यता दृष्ट हैं। बिल्कुल भाई, समतल है, दोनों की दिशा लंबवत होगी, दोनों के बीच का कोण 0 होगा। तब पूछ रहा है कि वैद्युत फ्लक्स, ये तो शुरुआत से ही पढ़ रहे हैं, फाई = ई डॉट डी ए, कास थीटा 0 है तो ई डी ए हो जाएगा। अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? चूंकि एक बंद पृष्ठ है ना, आप देख रहे हैं ये बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ के लिए बताया गया था इस प्रकार बंद पृष्ठ का चिन्ह लगाएंगे। कितना हो जाएगा? ई डी ए। चूंकि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? देखिए वहाँ पर गॉसियन पृष्ठ बेलन था तो वहाँ पर 2πr लगाए थे, तो यहाँ थोड़ी 2πr लगाएंगे, यहाँ तो गॉसियन पृष्ठ एक गोला है ना, तो गोला के लिए क्या लगाएंगे? 4πr², फाई = ई × 4πr²। गॉस की प्रमेय से हम जानते हैं फाई = q/0, तो इसके बराबर 4π0 कर दिए, आ गया वही कि E = 1/4π0 q/r², r = r' के लिए, मतलब ये समझ रहे हैं? फिर से देखिए, शायद आपको दिखा नहीं होगा। डी फाई = ई डॉट डी ए, ई डी ए कास थीटा ई डी ए। अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई = ई डॉट डी ए, ई डी ए होगा ही भाई। फिगर में आप देखिए, यहाँ पर ये दोनों क्या हैं? समांतर दिशा में, कोण 0 है, ई डी ए हो गया। चलिए, पूरा वैद्युत फ्लक्स की बात करें तो एक गोली, मैंने बताया बंद पृष्ठ के लिए एक बंद पृष्ठ का इस्तेमाल करेंगे चिन्ह का, ई डॉट डी ए। यहाँ पर एक गोला है, यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ गोला है, तो मैंने बताया इस गोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा 4πr² होगा। वहाँ पर आपको बेलन था तो उसका 2πrl लिया गया था, तो फाई = ई × 4πr²। कैसे? ई, क्योंकि फाई = ई × ए होता है ना, ए पूरे वैल्यू 4πr² है, और फाई की वैल्यू क्या जानते हैं? गॉस की प्रमेय से q/0, दोनों के बराबर कर देंगे, E = 1/4π0 q/r², जहाँ पर स्मॉल आर कैपिटल आर से तो बड़ा होगा ही होगा मेरे भाई। स्मॉल आर कौन सा है? स्मॉल आर इस बाहरी पृष्ठ है, कैपिटल आर कौन सा है? कैपिटल आर तो इस ओरिजिनल जो गोला है जिसपे निकालना था उसका था, तो इस त्रिज्या से तो ये बड़ा है ही ना भाई। इसके बाहर कोई पृष्ठ खींचेंगे तो इसकी त्रिज्या इस त्रिज्या से बड़ी तो होगी ना, उसी चीज़ को लिखा है
आर ग्रेटर देन आर के लिए। ठीक है, चलिए बाह्य बिंदु पर क्लियर हो गया। इसमें थोड़ा सा और इन्होंने डिफाइन किया है वैल्यू को रखकर, देखते हैं इसको भी। किसी बिंदु आवेश Q के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता के लिए यही सूत्र है। कौन सा? ये वाला, E = 1.4π0 Q/r²। इस फार्मूले की बात कर रहा है। अतः स्पष्ट है कि एक समान आवेशित गोली बाह्य बिंदुओं के लिए ठीक वैसा ही व्यवहार करती है जैसा कि संपूर्ण आवेश कोश के केंद्र पर स्थित हो। बिल्कुल केंद्र के लिए ही निकाले हैं। पूछ रहा है कि यदि कोश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तब Q = 4πr² सिग्मा, Q = 4πr² सिग्मा। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, Q = 4πr² सिग्मा, चूंकि E = 1.4π0 Q/r², E = अब Q की वैल्यू इन्होंने रख दिया है। कहाँ से? अब बताइए, Q = 4πr² सिग्मा। मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने आपको पहले बताया था ना कि सिग्मा इक्वल टू होता है Q/A। ठीक है, ये चीज़ मैंने बताया था। Q इक्वल टू सिग्मा ए हो जाएगा। आप बताइए सिग्मा ए क्या है? जो एक गोला है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ना वो कितना है? 4πr²। इसी को क्रम में लिख दिया गया है 4π²। आप इसका 4πr² होता है, 4πr², 4πr² सिग्मा, ये लिख दिया गया है। सेम चीज़ है। अब इस की वैल्यू इस फार्मूले में, फार्मूला भी निकाले हैं ना, E = 1.4π0 Q/r², 4π² सिग्मा रख देंगे, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। E = σ/ε0, कैपिटल 4π कैंसिल, कैपिटल R² स्मॉल r²। स्मॉल आर क्या है? अब यहाँ पर भी कंफ्यूज मत होइएगा। स्मॉल आर क्या है? इस गोली पृष्ठ का त्रिज्या है। कैपिटल आर क्या है? जिस गोली पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं उसकी त्रिज्या है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए वैकल्पिक सूत्र है। चलिए ठीक है, कोश के पृष्ठ पर निकालेंगे। 3 केस में निकालना था। यदि बिंदु P किसके ठीक पृष्ठ पर है, ठीक पृष्ठ पर होगा तो मतलब, ठीक पृष्ठ पर होगा मतलब, ठीक पृष्ठ पर होगा तो मतलब यहाँ पर इसकी त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। तो जहाँ स्मॉल आर है वहाँ कैपिटल आर रख दीजिए, बात खत्म। वही उसी फार्मूले में E = 1.4π0 Q/r² में जहाँ स्मॉल आर है वहाँ कैपिटल आर रख दीजिए, सेम फार्मूला हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ आर स्मॉल आर रख देंगे, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, E = σ/ε0 बचेगा। अरे यही ना फार्मूला था आपका, यही तो फार्मूला था। तो यहाँ स्मॉल आर कैपिटल आर रख दिए इसमें ओरिजिनल फार्मूले में, और दूसरा फार्मूला ये निकाले थे, इसमें भी स्मॉल कैपिटल आर की जगह स्मॉल आर रख देंगे, कट जाएगा, σ/ε0 बचेगा। ठीक है, आंतरिक पृष्ठ पर क्या होगा? आंतरिक पृष्ठ पर 0 होगा। देखिए पूछता है आंतरिक पृष्ठ पर भी क्यों 0 होगा, इसमें लिखा गया है। माना कि कोश के भीतर एक बिंदु P' है। कहाँ है? देखिए यहाँ है, फिगर में देखिए, यहाँ पर बात कर रहा है P' है, ये आंतरिक पृष्ठ पे पूछ रहा है। तो अंदर एक गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे गोले का, चूंकि आवेश कोश के पृष्ठ पर वितरित है, कोश के भीतर कोई आवेश ही नहीं है, अतः P से डैश से गुजरने वाला गॉसियन पृष्ठ के भीतर कोई आवेश नहीं होगा। इसके अंदर, अच्छा आप बताइए, जब कोई आवेश ही नहीं होगा तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र कहाँ से होगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की कोई चर्चा ही नहीं होगी ना। वही कह रहा है कि इसके भीतर जब कोई आवेश ही नहीं होगा तो निर्गत वैद्युत फ्लक्स शून्य हो गया। अरे जब वैद्युत क्षेत्र ही शून्य हो गया तो वैद्युत फ्लक्स शून्य हो गया, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी शून्य होगी। तो स्पष्ट है कि भीतर तीव्रता शून्य होगी। भीतर क्यों शून्य होगी? भीतर इसलिए शून्य होगी क्योंकि जो आवेश है इसके पृष्ठ पर है। हाँ, आवेश का प्रभाव यहाँ पड़ सकता है लेकिन अंदर थोड़ी पड़ेगा। यहाँ पर इसके अंदर आवेश शून्य, आवेश शून्य के कारण वैद्युत फ्लक्स शून्य हो गया, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो गई। ठीक है, ये था चैप्टर 1 की लास्ट टॉपिक। और कैसा लगा आप लोग को? वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। तीनों पार्ट आपने तैयार कर लिया कि नहीं बताइएगा, इसका रिवीजन जरूर कीजिएगा। ठीक है, जितने भी टॉपिकें थी सब एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट चैप्टर को इसी प्रकार हैंड रिटन नोट से पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।